हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू अशोका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी और पीजीटी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है यह बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसे सभी अभ्यर्थी एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस अवसर को कैश कराने के लिए दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि आप पाठ्यक्रम को किस तरह से पूर्ण करते हैं। आपकी सारी तैयारी इसी पाठ्यक्रम पर बेस्ड है, यानी पाठ्यक्रम वो लकीर है जिस लकीर पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर आप टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का जो पीछा कर रहे हैं उस सफलता तक, उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो उस लकीर यानी उस पाठ्यक्रम को जान लेना, अच्छी तरह से समझ लेना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम के पश्चात जो दूसरी बात है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी वो है वो किताबें, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और जिन्हें आपको पढ़नी चाहिए और वही आपका बेड़ा पार लगाएंगी। तो पाठ्यक्रम और ये किताबें जो इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में मददगार साबित होंगी, इन दोनों के बारे में आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ध्यान से इन चीज़ों को सुनेंगे और तब आप पाएंगे कि पाठ्यक्रम कितना महत्वपूर्ण वस्तु है। ख़ास तौर से यदि हम संसाधनों की बात करें किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं को बीट करने के लिए, तो ऐसे में पाठ्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्यक्रम को क्रम से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम टीजीटी सामाजिक विज्ञान, टीजीटी सोशल साइंस पाठ्यक्रम की बात करेंगे। इसमें 4 भाग हैं, आप सभी जानते हैं। 4 भाग में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 भागों में से किन्हीं 2 भागों से आपको आधे आधे प्रश्न 50-50% प्रश्न करने हैं। अब वह आप भूगोल और इतिहास से कर सकते हैं, इतिहास और अर्थशास्त्र से कर सकते हैं, अर्थशास्त्र और भूगोल से कर सकते हैं। जैसे भी हो, आपको इन 4 में से किन्हीं 2 से करना है। यह आवश्यक नहीं है कि आप वही 2 विषय चुने परीक्षा में, उन्हीं 2 विषयों से प्रश्न पत्र हल करें जो आपने बीए लेवल पर पढ़े हुए हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है। किन्हीं भी 2 विषयों को आप चयन करके प्रश्न हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में भूगोल का पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ भौतिक भूगोल सर्वप्रथम है। भौतिक भूगोल में सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की आकृति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो भौतिक भूगोल भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे लगातार प्रश्न आते रहे हैं। इसके पश्चात है स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या है? इसमें चट्टानों की बात, मिट्टियों की बात, ज्वालामुखी, जो स्थल से चीज़ें जो उत्पन्न हो रही हैं, जो गतिविधियां स्थल पर हो रही हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, नदियां, मैदान, घाटी, मिट्टी में अपरदन की क्रियाएं, इसमें कुछ आपको सिद्धांत भी पढ़ने हैं। तो इस तरह से भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं, नदी घाटी कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। और इसके बाद पृथ्वी पर आप जानते हैं कि बहुत सारी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ये सब भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो स्थल मंडल के पश्चात वायुमंडल। वायुमंडल भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तापमान, वायुदाब पेटियाँ, इनसे प्रश्न लगातार आते रहे हैं। कुछ कभी कभी पवनों से भी प्रश्न आते रहे हैं। वर्षा और कुछ विश्व के जलवायु प्रदेश, यहाँ से भी प्रश्न आता रहा है। जहाँ तक पाला, कोहरा, वर्षण, पवन, ये सब ऐसे जो ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक से भी बीच बीच में प्रश्न आते रहे हैं। हालांकि जितना भौतिक परिवेश यानी भौतिक भूगोल और स्थलमंडल से प्रश्न आते हैं, उनकी तुलना में वायुमंडल से कम आते रहे हैं। जलमंडल में
महासागरों का उच्चावचन, महासागरीय तापमान एवं लवणता, महासागरीय धाराओं से प्रश्न आते रहे। गर्म धारा, ठंडी धारा, इसकी दिशा, ये प्रश्न आते रहे हैं। मुख्य रूप से जैवमंडल की संरचना और वनस्पति के प्रकार, वन्य जंतु और इनके भाग और विश्व में इनके वितरण, इस तरह से ये आपके भूगोल के सिलेबस में दिया गया है। तो इन सबको आपको लगातार इन सब के साथ पढ़ना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ेंगी तो उनमें यह चर्चा की जाएगी कि इसमें से किन पर ज़्यादा फोकस करना है और किन पर कम फोकस करना है। इसके पश्चात मानव भूगोल महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ना है। मानव प्रजातियां हैं, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ना है। आदिम जातियां के बारे में पढ़ना है। एस्किमो, किर्गिज, इन सब के बारे में लगातार एक एक प्रश्न, दो प्रश्न करके आते रहे। मानव अधिवास, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप एवं पर्यावरण से संबंध, विश्व के प्रमुख विराट नगर, अवस्थिति एवं महत्व। तो यह मानव अधिवास से ये कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में है। इसके पश्चात आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल से भी प्रश्न लगातार आते रहे हैं। खनिज संसाधनों से प्रश्न आते रहे हैं। मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, लौह, अयस्क, मैग्नीज, इनका उत्पादन और ये किस क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचाए जाते हैं, यानी इनका परिवहन, और ये किन उद्योगों को सपोर्ट करते हैं, इनका वितरण। लौह इस्पात उद्योग, कृत्रिम वस्त्र, कागज़, तेल शोधन, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और आपको इनको थॉरली पढ़ना है। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, किन किन सीमाओं से, किन किन देशों की सीमाओं से भारत की सीमा लगती है, भारत के कौन कौन से प्रदेश किन देशों से सीमाएं साझा करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके पश्चात महासागर एवं उसका आर्थिक महत्व है, धरातली स्वरूप है, कृषि उत्पादन है। तो भारत से संबंधित इसमें कुछ चीज़ें आप अर्थशास्त्र में भी पढ़ेंगे, उत्पादन वगैरह से संबंधित। तो इस तरह से भारत से संबंधित सारा भूगोल आप भारत की स्थिति में पढ़ेंगे। उत्पादन हो, पर्यावरण से संबंधित हो, खनिज भारत के कहाँ से कैसे प्राप्त होते हैं और वितरण होता है। इसके पश्चात जनसंख्या वृद्धि विवरण, जनसंख्या की बात भी, डेमोग्राफी से संबंधित चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। और परिवहन, विदेशी व्यापार, प्रमुख नगर एवं बंदरगाहों के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है और इसको पढ़ना आवश्यक है। तो इस तरह से भूगोल के पश्चात आप इतिहास देखेंगे। अभी मैं यहाँ संक्षेप में इन चीज़ों का वर्णन कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसे थॉरली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि बार बार पढ़ना पड़ेगा, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना पड़ेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा। और जब आप बार बार देखते हैं, आपको टॉपिक याद से हो जाते हैं, तो जब आप पढ़ने लगते हैं, उस टॉपिक से कोई चीज़ आती है तो उसको तब वो पढ़ने में ज़्यादा आप खींचते हैं और कंसंट्रेट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो जैसे भूगोल है, इतिहास है, ये बहुत बड़ा विराट विषय है। तो इनमें सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। सिलेबस आपका यह बताता है कि आपको क्या पढ़नी है और कितना पढ़नी है। तो क्या पढ़नी है यह यहाँ से आप जान जाएंगे, और कितना पढ़नी है यह हमारे साथ जब इंटरेक्शन होगा, क्लास होंगी जब, तो उसमें मैं यह बताऊंगा कि इनमें से भी कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं चयन बोर्ड द्वारा। जहाँ तक इतिहास की बात है तो बहुत विराट विषय है।
इसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक्स पर पढ़ाई करनी है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, खासतौर से भारत का इतिहास पढ़ना है। अब इसमें बहुत सारे शैव धर्म, भागवत धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म पढ़ने हैं। 3 पाषाण युग, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इनकी विशेषताएं पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाएगी, वैदिक काल आएगा, तो उत्तर वैदिक काल, इनकी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में। फिर इसके बाद मौर्यकालीन राजनीति आएगी, उसके बाद गुप्ताज आएंगे, फिर चोल वंश, यदि आप दक्षिण भारत में देखेंगे, फिर इधर इस्लाम वंश का आगमन होता है। अब इस्लाम के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन का जीवन चरित्र, उपलब्धियाँ, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद फिर तुगलक वंश आएगा। तुगलक के बाद फिर तीनों तुगलक आएंगे। उसके बाद तैमूर का आक्रमण आता है, सैयद वंश आता है, लोदी वंश आता है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा वंश अंत में आता है मुग़ल वंश। और मुग़ल वंश के साथ ही जो उत्तर मुग़ल वंश हैं, वंशज हैं, उनके साथ ही आधुनिक भारत प्रारंभ होता है। और 1858 से 1950 यानी भारत की आज़ादी मिलने तक 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उसके स्वरूप, उसके कारण, उसके परिणाम, फिर पुनर्जागरण काल आता है। उसके बाद जहाँ की धार्मिक सामाजिक आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन, इस आंदोलन के बड़े नेता राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। फिर राष्ट्रीय आंदोलन आता है, जो महात्मा गांधी और गरम दल और नरम दल 2 भागों में विभाजित भारतीय राजनीति से संबंधित नेताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। और यह लगातार स्वतंत्रता की प्राप्ति, भारत का विभाजन सन 1950 तक चलता है। इस तरह से यह भारत का इतिहास आपका यहाँ पूर्ण होगा। इसके पश्चात अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र में आपको 5-6 टॉपिक पढ़ने होंगे। एक तो आर्थिक सिद्धांत है। अब आर्थिक सिद्धांत एक व्यष्टि सिद्धांत है, एक समष्टिपरक सिद्धांत है। इसमें 2 तरह के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा है, प्रकृति है, स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण है, अणु एवं व्यापक विश्लेषण, मांग का नियम एवं मांग के लोच की माप है, उपयोगिता विश्लेषण है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अर्थशास्त्र बहुत व्यापक विषय है और कई भागों में विभाजित है। तो एक तो सिद्धांत है जिसमें समष्टिपरक और व्यष्टिपरक सिद्धांत हैं। इसके पश्चात तटस्थता वक्र विश्लेषण आएगा, उपभोक्ता का संतुलन आएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी से मांग का नियम आता है, जो कि पूरे अर्थशास्त्र की रीढ़ है, उसी पर पूरा अर्थशास्त्र निर्भर है। कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की बात होगी। इसके बाद परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, प्रतिफल के नियम हैं, समुत्पाद विश्लेषण है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ डेमोग्राफी फिर से आएगी। और उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकार, इस सारी बातों पर, यानी कीमत निर्धारण कैसे होगा, इनके सिद्धांतों पर बातचीत होगी। वितरण का केंद्रीय सिद्धांत, इसमें रिकार्डो आएंगे। उसके बाद नव परंपरावादी एवं कीन्स के सिद्धांत आएंगे। प्रोफेसर नाइट का लाभ सिद्धांत आएगा। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण कैसे हो, मुद्रा एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति, जैसे वस्तु की मांग एवं पूर्ति है, उसे मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के बारे में यहाँ पर विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, उनकी लगातार उनका विश्लेषण किया जाएगा। मुद्रा का मूल्य, फिशर तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सिर्फ समीकरण आएंगे, जिसमें कीन्स का होगा, फिशर का होगा। उसके बाद फ्रीडमैन आएंगे। मुद्रास्फीति, मुद्रा संस्फीति क्या है, मंदी क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, व्यापारिक बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, साख निर्माण,
केंद्रीय बैंक क्या कार्य करता है, शाखा नियंत्रण परिमाणात्मक और गुणात्मक इसके तरीके हैं तो वो कैसे कार्य करते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति कैसे कार्य करती है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बड़ा पक्ष है अर्थशास्त्र का। इसमें इसको भी थॉरली और कुछ ज़्यादा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। तुलनात्मक लागत सिद्धांत, स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण की विधियाँ, विनिमय दर, ये सारी चीज़ें आपको, भुगतान शेष, भुगतान और संतुलन के क्या कारण हैं। या फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF है, विश्व बैंक है, एशियन बैंक है, ADB है, विश्व व्यापार संगठन है, राजस्व एवं रोजगार सिद्धांत। इसके पश्चात सिद्धांतों में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ने हैं। निजी एवं सार्वजनिक वित्त है, अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत हैं, इसमें कल्याण सिद्धांत कुछ पढ़ने पड़ेंगे। कराघात, करापात। तो इस तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में और पब्लिक फाइनेंस में ये दोनों मिला के आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। कराघात, करापात, कर भार क्या है, सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक ऋण क्या है, ऋण भार क्या है, ये चीज़ें पढ़नी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कीन्स का रोजगार सिद्धांत, आर्थिक प्रणालियाँ, पूंजीवाद, समाज विस्तार, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सारे टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे। और आप जब मेरे साथ लगातार क्लासेस करने लगेंगे तो ये चीज़ें आप किसी भी तरीके से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होंगे, यहाँ आकर ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आपको लगेगा कि आप PGT इकोनॉमिक्स के लिए और TGT सोशल साइंस में जो इसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसके लिए आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा पार्ट है। इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, गरीबी एवं विकास, जनसंख्या प्रवृत्ति, जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय आय का वितरण, ये किसी न किसी, ये चीज़ें किसी न किसी रूप में आप अन्य पार्ट्स में भी पढ़े हुए होंगे। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको पॉलिसी से संबंधित जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है पॉलिसी से संबंधित हैं, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ें आसान भी हैं, इसमें समझने में बहुत कठिनाई नहीं है। मैं इसको, भारतीय अर्थव्यवस्था को, आपको सिद्धांतों को लेकर पढ़ाऊँगा, जिससे आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर होती चलें। तो आप एक तो पॉलिसी समझ जाएंगे, दूसरे आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, थ्योरीज समझ जाएंगे। तो इस तरह से औद्योगिकरण की समस्याएं हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक पार्ट है। भारत में विदेशी व्यापार, तो इनसे संबंधित सारी चीज़ें आपको लगातार क्लियर हो जाएंगी। तो अर्थशास्त्र, चूँकि मैं मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हूँ, तो मैं आपको अर्थशास्त्र में तो 100% करवा ही दूंगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो पार्ट हैं उनका भी मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक चीज़ें उसमें करवा दूं। और उसमें भी कुछ बुक्स वगैरह जो होंगी वो भी बाद में चर्चा कर दी जाएगी। फ़िलहाल फोकस हमारा रहेगा PGT अर्थशास्त्र और TGT में अर्थशास्त्र का जो पार्ट है उस पर। और इसके पश्चात जो TGT के बाकी जो खंड बचेंगे उनमें मैं लगातार प्रश्नोत्तर के माध्यम से और उनका डिटेल विवेचन करके आपको वो सारी मटेरियल दे दूंगा जो आपके लिए इस परीक्षा को पास करने के लिए पर्याप्त होगा। फिर नागरिक शास्त्र है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत भी होंगे, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं अवधारणाएँ होंगी, संप्रभुता कानून होंगे, सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार होंगे। और उसके पश्चात राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, इन सबको भी पढ़ने हैं।
भारतीय संदर्भ में संविधान, भारत का संविधान महत्वपूर्ण ये पार्ट होगा। तो इसमें आपको भारत के संविधान के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में। उसके पश्चात जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, इन सब का क्या योगदान रहा, अम्बेडकर का क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनसे लगातार प्रश्न आते रहेंगे। मंत्रिपरिषद, संसद व सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार, राज्यपाल, तो इनसे लगातार प्रश्न आते रहे। इसके पश्चात जातिवाद एवं क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें वो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें समावेशित किए गए हैं। खास तौर से नागरिक शास्त्र में, जो कि अभी हम आप राजनीति में, भारत की राजनीति में लगातार देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको सब सारे आपके लिए जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, उन सारे बारी बारी से उन सारे टॉपिक्स को छुआ जाएगा, और न केवल उसको छुआ जाएगा बल्कि उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाया जाएगा, और उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी जिनसे लगातार प्रश्न आते रहे हैं, और जो टॉपिक चयन बोर्ड के लिए हमेशा से बड़े ही प्रिय विषय रहे हैं, उनसे लगातार बोर्ड प्रश्न करता रहा है। आप लास्ट में देखेंगे कि लिखा हुआ है ना कि 4 विषयों में से, इन 4 विषयों में से केवल आपको 2 विषय चुनने हैं। तो इन 2 विषयों में से आप चुन करके टीजीटी परीक्षा पास कर सकते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम है, वो प्रवक्ता का है। पीजीटी अर्थशास्त्र के जो अभ्यर्थी हैं वो इसको देखेंगे। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो टीजीटी अर्थशास्त्र का जो खंड है और पीजीटी जो अर्थशास्त्र का खंड है, उनके टॉपिक्स सारे एक ही हैं। इसमें कुछ चीज़ें अधिक दी गई हैं, प्रवक्ता के पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें अधिक दी गई हैं, और टॉपिक्स सारे वही हैं। आप देखें, उच्च आर्थिक सिद्धांत हैं, और इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों हैं। फिर लोक वित्त है, सार्वजनिक ऋण है, मौद्रिक, आप वो सारे टॉपिक देख रहे हैं यहाँ, जो आपने टीजीटी वाले खंड में देखा था। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ आपको वो टॉपिक कुछ विस्तार में दिखाई देंगे, तो यहाँ आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप पीजीटी की तैयारी करेंगे, पीजीटी अर्थशास्त्र की तैयारी करेंगे, तो आपका टीजीटी का अर्थशास्त्र का 100% तैयार हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। मौद्रिक अर्थशास्त्र है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, विदेशी विनिमय दरें हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक भाग होगा। आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, आपने टीजीटी में भी ये देखा था, यहाँ पीजीटी में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन विस्तार स्वरूप में। तो इस तरह से आप इस सिलेबस को खूब थॉरली देख लें, बार बार देखते जाएं, और इतना देखें कि यह आपको याद सा हो जाए, जिससे कि आप भटकें नहीं और बिल्कुल उसी लीक पर चलते रहें जो लीक आपको सफलता के लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इस सिलेबस को पूर्ण करने के लिए आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मेरी ओर से यहाँ कुछ पुस्तकें दी गई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपनी पुस्तकें स्वयं से भी ले सकते हैं। जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए HL आहूजा या SN लाल को प्रेस्क्राइब किया है, लेकिन आप स्वयं की पुस्तकें, ये जो आपकी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो सारी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप स्वयं की पुस्तकों पर पहले
देखिए, यदि हैं तो आप दूसरी पुस्तकें बहुत लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं यहाँ से लेक्चर दूंगा उस लेक्चर को यदि आप नोट्स बनाते जाएंगे तो उस लेक्चर में बहुत सारे पुस्तकों से जो चीज़ें ली गई होंगी उनका समावेश होगा। तो बहुत सारे पुस्तकों के पीछे खासतौर से अर्थशास्त्र में भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास हैं वो पर्याप्त हैं। लेकिन यदि आपके पास नहीं है, आपको लेना है, तो आप इस हमारी प्रेस्क्राइब्ड पुस्तकें एच.एल. आहूजा और एस.एन. लाल में से किसी एक की ले सकते हैं। देखिए, एच.एल. आहूजा की आप व्यष्टि और समष्टि दोनों की ले सकते हैं, माइक्रो और माइक्रो दोनों की। एच.एल. आहूजा की मोटी पुस्तक है, इसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी जानी है। उधर मैं क्लास में भी आपको चीज़ें बताऊंगा। एस.एन. लाल की पुस्तक उतनी मोटी नहीं है, आप इनकी भी पुस्तक ले सकते हैं और आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दो में से कोई एक पुस्तक ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। और फिर मैं कहूँगा कि यदि आपके पास स्वयं की पुस्तक है तो इन पुस्तकों की आवश्यकता है नहीं। नई पुस्तक लेनी हो तो इनमें से आप कोई ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में एम.एल. झिंगन की पुस्तक है तो अच्छी, लेकिन कुछ भाषा इसकी क्लिष्ट है, फिर भी ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। एस.एन. लाल को भी आप ले सकते हैं चाहें तो। मुद्रा, बैंकिंग एवं लोकवित्त, ये एस.एन. लाल की केवल मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसमें आपको मॉनेटरी एंड बैंकिंग एंड लोक वित्त, मॉनेटरी बैंकिंग एंड लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। बहुत मोटी पुस्तक भी नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा है। तो इसको आप यदि न हो आपके पास तो आप ले लीजिए, अन्यथा यदि हो तो कोई बात नहीं है। एक पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, डॉक्टर प्रोफेसर एस.एन. लाल सर की है। यह पुस्तक प्रायः यूपीएससी और यूपीपीसीएस अन्य प्रदेशों के जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले प्रायः लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ते हैं। तो इस पुस्तक को यदि आप ले लेते हैं तो जितने खंड हैं, ये ऐसी पुस्तक है इसमें सारे खंड से चीज़ें मिल जाती हैं। तो यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की है, इंडियन इकॉनमी की का जो पोर्शन है खंड है कवर करती है, बल्कि इन सारे खंडों को कवर करेगी, क्योंकि ये एक विस्तृत पुस्तक है। तो आप यदि इनमें से ऊपर वाली जो बुक्स हैं इनमें से यदि आप कोई बुक नहीं भी लेते हैं और ये बुक ले लेते हैं, सर्वेक्षण तथा विश्लेषण प्रोफेसर एस.एन. लाल की, तो आपका बहुत सारा खंड कवर हो जाएगा। तो इसको आप मैं तो कहूँगा अवश्य लीजिए। आप कहीं से भी रहते हों, यदि आप प्रयागराज क्षेत्र के आसपास हों तो आपको आसानी से मिल जाएगी यूनिवर्सिटी रोड पे, अन्यथा आप यह बुक कहीं से भी मंगवा सकते हैं। यदि ले लेंगे तो ये अच्छी बात होगी। टीजीटी पीजीटी के लिए घटना चक्र भी निकालता है और शायद अभी आ गई होगी बुक, और नहीं तो आने वाली होगी, तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको एक तो जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न भी पता हो जाते हैं, और दूसरा ये कि आपको ये पता हो जाता है कि किस टॉपिक से, कहाँ से, किस खंड से कितने प्रश्न आते हैं। तो ये चीज़ें आसानी से पता हो जाती हैं, यहाँ से आप ये चीज़ ले सकते हैं। एक जो अंतिम बिंदु है हमारा, वो यूपी पीसीएस 2010 के पूर्व दो विषय होते थे उस समय। एक वैकल्पिक विषय होता था और एक जीएस होता था। तो वैकल्पिक विषय प्री परीक्षा में, तो प्री परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय होता था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आ जाते हैं। तो यदि 2010 से पूर्व का इकोनॉमिक्स का सॉल्व पेपर मिल जाए तो आप उसको ले लेंगे। 50 से 60% क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये इतनी पुस्तकें ले लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। और आप इसमें मुझे लगता है कि इन इतने बुक्स में आप मान लीजिए कि 95% कवर कर लेंगे। ये न 100 माने तो 95% श्योर कवर कर लेंगे, और ये 95% तो आपको टॉप मेरिट में पहुंचाएगा। तो इस तरह से लगातार आप अब आगे के क्लासेस में हमारे साथ बने रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसमें बने रहेंगे
और आप हमारे साथ यदि रहेंगे तो मैं आपको वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा जो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए, यानी आपको इंटर कॉलेज में टीचर बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सो फ्रेंड्स, नाउ द टाइम टू एग्जीक्यूट द प्लान। बहुत सारा प्लान बना, अब एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। बी रेडी फॉर द एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो क्लास है वो प्रारंभ हो जाएगा। सो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, और यदि ठीक लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।